नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पीके स्टडी मटेरियल्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे सार संग्रह महेश बर्नवाल का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, जूम कर देते हैं। ये रहा किसी एकल जाति स्पीसीज एवं उसके रहवास पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी। ठीक है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है। ठीक है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जैविक घटक, अजैविक और भौतिक संगठन, ऊर्जा संगठन। जैविक संगठक, अजैविक भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। ठीक है, सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नी नेस। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, नेक्स्ट। 10% नियम जिसे वैज्ञानिक रेमंड लींडमैन 10% नियम जिसे वैज्ञानिक रेमंड लींडमैन ने दिया था किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। ठीक है, धारणीय या सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रैडलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। ठीक है, पारितंत्र में खास श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं? कवक, जीवाणु। ठीक है, पारितंत्र खास श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक, जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो जलीय पारितंत्र में। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसमें सीधा और जलीय पारितंत्र में उल्टा। ठीक है, पिरामिड बनता है। नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टस। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एजी टांसले। ठीक है, चलिए इस साइड का देख लेते हैं। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? पारितंत्र
पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परितंत्र का। ठीक है, परितंत्र का। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासागर। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 13 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण बिहार। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। ठीक है, सौरिक विकिरण। नेक्स्ट, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन यूके के। ठीक है, नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। ठीक है, सर्वाहारी को। नेक्स्ट, पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित किया। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबर्ग पारादीप ऑस्ट्रेलिया 1974। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? कोबर्ग पारादीप ऑस्ट्रेलिया 1974। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें बायोम एवं जैवमंडल, बायोम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो जूम कर देते हैं और ये रहा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाले बायोम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा बायोम। ठीक है,
जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल, फूड वेब। सभी भुक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। एबोनी तथा महागोनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। ठीक है। साल, सगौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष है? मानसूनी वन बायोम। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो आयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन बायोम में। आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? तो इसका आंसर हो जाए विषुवत वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी बायोम। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी बायोम। ठीक है। यूकेलिप्टस वृक्ष पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। सागर जल के नीतल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाए बेंथस। सागर जल के नीतल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंथस। रेडियर किस बायोम का जंतु है? रेडियर टुंड्रा बायोम के। रेडियर किस बायोम के जंतु है? टुंड्रा बायोम के। नीचे वाले सेंटेंस देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस साइड का पूरा कंप्लीट कर देते हैं। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987। ठीक है। नेक्स्ट, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल पे? 2 वर्षों के। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास बायोम। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है?
कौन सी जाति? अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति कौन सा प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पतझड़ वन। अनुकूलम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? आयनवर्ती, सदाबहारी, वर्षा वन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो ये सवाना बायोम के। किसी भी बायोम में प्राणियों को जीवन और उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल बायोम और एवं प्रजातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। कीस्टोन प्रजाति है का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? पारितंत्र की अन्य प्रजातियों कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। पौधे की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन। मानसूनी वन बायोम। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप इकोलॉजिकल पिरामिड की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। जूम कर देते हैं। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। ठीक है। नेक्स्ट, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक 2011 से लेकर 2020 तक के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानीय के जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है विश्व में? 36। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु, वर्ष 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु, वर्ष 2003।
भारत में लेहबरी हिमालय बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सीबक थॉर्न, सीबक थॉर्न। ठीक है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। एम स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तब बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से, बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से। भारत के जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 23 जनवरी 2001 को, 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जुल्लीफ्लोरा, प्रोसोपिस जुल्लीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है, जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पूंछ बानर, भारत में सिंह पूंछ बानर के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सीड रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरेम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? डोडो पक्षी। यह उपयुक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। ठीक है, नीचे वाले सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3682, 3682। ठीक है, और 2018 में 2967। चलिए इस साइड का पेज देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2002। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया है। कौन कौन सी है? तो ये पहला हो जाएगा पश्चिमी घाट, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पूर्वी हिमालय और चौथा सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट। फ्लाइंग फॉक्स तथा उड़ियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो चमगादड़ों की एक प्रजाति, चमगादड़ों की एक प्रजाति फ्लाइंग फॉक्स उड़ियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN, IUCN। कौन सी औषधि गीदों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तब बल्लभगढ़ हरियाणा, बल्लभगढ़ हरियाणा। हॉटस्पॉट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। वृक्षों पर रहने वाला किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंगेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड पांडा। रेड पांडा
प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगुल मृग। ठीक है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख। ठीक है, किस समूह के जीव अमोनियम को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों को प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरम समुदाय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल को। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट इस साइड का पढ़ लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणगंगा तथा गंभीरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानों संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन से स्थल सम्मिलित नहीं है? तो ये तो ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो वनस्पति उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य स्थानों के संरक्षण पद्धति। एक्स-टू कन्वर्सेशन। भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, जूम आउट करती है। अब इसको पढ़ लेते हैं। भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व। ये राज्य हो गया, ये राष्ट्रीय उद्यान। इसमें राष्ट्रीय उद्यान में 106 और वन्य जीव अभयारण्य 573, टाइगर रिजर्व 58। जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? दाचीग्राम हो गया, सलीम अली हो गया, किश्तवाड़ हो गया, काजीनाग हो गया। ये सभी जम्मू कश्मीर में है, राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य देखें तो शीत मरुस्थल जम्मू कश्मीर, होकेरसर ये भी जम्मू कश्मीर में, सुरिनसर, मानसर जम्मू कश्मीर में ही, टाइगर रिजर्व नहीं।
लद्दाख में हेमिसाई और वन्यजीव अभयारण्य में चांगथांग 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है लद्दाख में, तो हेमिसाई। हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर। और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कालेसर, नाहर। हिमालय प्रदेश में देखें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला। और वन्यजीव अभयारण्य देखें तो चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका खीरगंगा, पिन घाटी, सिमबलबारा, रेणुका खीरगंगा और पिन घाटी, ये सभी हिमाचल प्रदेश की वन्यजीव अभयारण्य हैं। उत्तराखंड में देखें तो जिम कॉर्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड की। और वन्यजीव अभयारण्य में केदारनाथ 967 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिम कॉर्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। राजस्थान देखें तो राजस्थान में केवलादेव हो गया, रणथंभौर वगैरह, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स। और वन्यजीव अभयारण्य देखें तो माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुरा, करौली। गुजरात में देखें तो गुजरात में हो जाएगा आपका गिर वन, मरीन कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक बसंदा। फिर उसके बाद इसमें देखें वन्यजीव अभयारण्य में तो गिर हो गया, समुद्री कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा जंगली गाधा। ठीक है। महाराष्ट्र में अब देखते हैं तो महाराष्ट्र में हो जाएगा संजय गांधी, पेंच, ददोबा, गुगामल, नवेगांव नागजीरा, चांदोली। और वन्यजीव अभयारण्य के देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसड, बोर कालसुबाई, उसके बाद हरिश्चंद्रगढ़, मेलघाट, नागजीरा, अच्छा इसमें है नागजीरा, करनाल पक्षी, पेनगंगा, उमरेद पौनी, करहंदला। अगर इसमें देखें तो मेलघाट, तडोबा, अंधारी, पेंच, सादरी, राजनौगांव, नागजीरा, बोर। गोवा में महावीर, इसमें महावीर। कर्नाटक में नागरहोल, केंद्रमुख, बानेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर। दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी। बांदीपुर, बंद्रा, दांडेली, अंसी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। केरल में अनायमोदी, इरावदीकुलम, मैथीकटनम 16, प्राम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। पक्षी अभयारण्य में थडेकल पक्षी अभयारण्य, इडुकी, नैयार, प्राम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, ये सभी बाघ अभयारण्य हैं। वन्यजीव अभयारण्य हो गया। और इसमें देखें तो पेरियार राष्ट्रीय और प्राम्बिकुलम। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी आश्रय स्थल है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी आश्रय स्थल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तेलंगाना में हो जाएगा काल सुब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली। काल सुब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली मुंगरावनी। इसमें नागार्जुन सागर, प्राणहिता, कनेरसानी। टाइगर रिजर्व देखें तो कावल अमराबाद तेलंगाना की हो गया। अब तमिलनाडु के देखें राष्ट्रीय उद्यान में तो इंदिरा गांधी हो गया अन्नामलाई,
मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, कोडाईकनाल, पॉइंट कैलीमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कालाकट, वेंथांगल, वेलनाडु, मदुमलाई, कालाकट हो गया, कालाकट, मुंडन थुरई, वनामलाई, मुदुमलाई, श्रीविल्लिपुतूर, मेघमलाई, सत्यमंगलम। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी रामेश्वरम, पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो कोरिंगा हो गया, कोलेरू हो गया, पुलिकट, नागार्जुन हो गया, सागर श्रीशैलम हो गया। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कुटरू और कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। अभी वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो आचान कमार, सीता नदी। उसके बाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचान कमार, गुरु घासीदास, तमोल, मीक पिंगला। ओडिशा की बात करें तो भीतरकनिका, सिमलीपाल। ओडिशा में वन्य जीव अभयारण्य देखें तो भीतरकनिका, चिलिका और गहिरमाथा, नंदीकानन, सतकोशिया गार्ज, सिमलीपाल, सतकोशिया गार्ज राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में। तो ये ओडिशा के हो गया। और पश्चिम बंगाल के देखें तो बुक्सा हो गया, गोरुमारा हो गया, नोआरा वैली हो गया, सिंगलीला हो गया, सुंदरबन, जलदापरा हो गया। और वन्य जीव अभयारण्य देखें तो चपरामारी, वालापुर, सुंदरबन, बुक्सा, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, राजबारी, गुमटी, सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। मिजोरम में देखें तो मुरलेन हो गया, होंग पुई हो गया, ब्लू माउंटेन। और इधर दम्पा, तुरंगटंग ला और दम्पा इधर मिजोरम। मणिपुर के देखें तो मणिपुर केवू, लमजाओ, सिरोही। नागालैंड के इंटाकी, फाकिम। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा, माओलिंग, पखुई, सेसा, आर्किड, नामदफा, पक्के। उसके बाद कमलांग। असम की बात करें तो डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, राजमोना, देहिंग पटकाई। उसके बाद असम के देखें तो दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी एंगलोंग, लखोवा, मानस, नमेरी, काजीरंगा, औरांग। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा। उसके बाद किताम, पांगुलाखा। मेघालय की बात करें तो बालफक्रम, नोकरेक रिज, गारो पहाड़ियाँ। और उसके बाद नोखलेम, सीजू, बाघमारा। झारखंड देखें तो झारखंड का बेतवा, इसमें आ जाएगा डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोमचंची। बिहार देखें तो बिहार में वाल्मीकि, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला। और इधर देखें तो वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश दुधवा, बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना। ठीक है। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 11। बांधवगढ़, फांसील, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना, संजय और सतपुड़ा, वन्य विहार, डायनासोर, पूनो। ठीक है। बोरी, गांधी, सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापनी, सोन, घड़ियाल, पान्ना, कन्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़,
संजय दुबरी, पेंच, वीरंगना दुर्गावती, राता पानी, माधव। ठीक है, नेक्स्ट। अंडमान निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कैंपवेल बे, गलतिया बे, महात्मा गांधी मरीन और माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक। टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार। और प्रोजेक्ट 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, और इंडिया राइनो 2005 में प्रारंभ किया गया था। तो 1973, 1992 और 2005। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं यूनेस्को सूची में शामिल जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित नीलगिरी, केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक 2000 ईस्वी में सम्मिलित हुआ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2001 में सम्मिलित हुआ। सुंदरबन पश्चिम बंगाल 2001 में शामिल हुआ था। नंदा देवी उत्तराखंड 2004 में शामिल हुआ था। और नोकरेक मेघालय 2009 में शामिल हुआ था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009 में शामिल हुआ था। सिमलीपाल उड़ीसा 2009 में शामिल हुआ था। 2012 की बात करें तो अमरकंटक, अचान कुमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013 में, अगस्त मलाई तमिलनाडु 2016 में, कंचनजंगा सिक्किम 2018 में, पन्ना मध्य प्रदेश 2020 में, शीत मरुस्थल ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश 2025 में। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नीलगिरी वर्ष 1986 में। प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नीलगिरी 1986। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवंशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? रोजर और पनवार ने। आरीबादा क्या है? तो कछुओं को कुछ प्रजातियों का व्यापक घोंसला प्रक्रिया। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मध्य प्रदेश में 11। जैव सुरक्षा कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय। यूनेस्को ने वर्ष 1971 ईस्वी में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात। उड़ने वाली छिपकली जिसे डेक्रो कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व भारत का पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में इसमें स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसके पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान।
विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाजिन द्वीप, सेशेल्स में स्थित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनावरण तो कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांगल, तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो इसका हो जाएगा आंसर फ्रैंक स्माइथ और हेरा होल्ड्सवर्थ ने। फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर की उपनाम दी जाती है? तो डॉल्फिन को। प्रमुख पक्षी अभयारण्य देखें तो इसमें हो जाएगा घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य मांड्या कर्नाटक, वेदथंगल पक्षी अभयारण्य कांचीपुर तमिलनाडु, वेदथंगल पक्षी अभयारण्य कांचीपुर तमिलनाडु, नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य नेल्लौर आंध्र प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुरुग्राम हरियाणा, सलीम अली पक्षी बिहार चिराओ मांडवी नदी के पास गोवा, कौंडिन्या पक्षी बिहार चित्तूर आंध्र प्रदेश, कौंडिन्या पक्षी बिहार चित्तूर आंध्र प्रदेश, चिल्का झील पक्षी बिहार पुरी के पास ओडिशा, चिल्का झील पक्षी बिहार पुरी के पास ओडिशा, कुमाराकाम पक्षी बिहार या वेम्बनाड पक्षी बिहार कोट्टायम केरल, कुमराकाम पक्षी बिहार या वेम्बनाड पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो केरलम कोट्टायम में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जूम कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाले वह ग्रीन हाउस गैस कौन सा है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जल वाष्प, वाटर वेपर। वर्ष 2015 में पेरिस के समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि, उद्योग पूर्व स्तर 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान 11 दिसंबर 1997 में अंगीकार किया गया और किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ। यह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापन क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के अवरक्त अंश अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल विकास किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमानों पर आंकड़ों प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित
किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या। अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। ठीक है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रति वर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छदन संग्रहण में सहायक है? समोच्च बांध, अनुपज संचयन और शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु प्रकोष्ठ के गठन का प्रावधान किया गया था? कानकुलन सम्मेलन में, मैक्सिको, वर्ष 2010। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खास श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कौन सी घटना वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान और मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापन में वृद्धि। ठीक है। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? इटली तथा स्विट्जरलैंड। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पृथ्वी वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इस समय 1 घंटे 8:30 PM से लेकर 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है और ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1990। अपने सभी वन्य जीव की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? वर्ष 2008। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण सभाएं संगठन, पर्यावरण संस्थाएं एवं संगठन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना वर्ष 1972 में, सदस्य 193, मुख्यालय नैरोबी। उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितिकी और प्रवृत्तियाँ का आकलन करना और राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में किया गया था, मुख्यालय कलांड, स्विट्जरलैंड। और यह उद्देश्य है प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। वन्य पादप जंतु के संकट उत्पन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय CITES वाशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना 1973, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और सदस्य देश देखें तो 185,
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय स्थापना वर्ष 1979 में किया गया था और मुख्यालय बॉन, जर्मनी। अभी समय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव कोष WWF। स्थापना हुआ था 1961। सदस्य देश देखे तो 100 हो गया और मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड। इसका उद्देश्य देखें तो पर्यावरण संरक्षण, शोध और पुनः स्थापना के कार्य करता है। फिर उसके बाद देखें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना वर्ष 1922 इसमें किया गया था। सदस्य देश देखें तो 121 हो गया। मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके हो गया। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट उद्देश्य देखें तो इसका आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन और नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना 1996। मुख्यालय वेजिंजन और यह आर्द्रभूमि के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्रभूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रोटरडम कन्वेंशन स्थापना हुआ था 1998। सदस्य देश देखे तो 157। मुख्यालय देखे तो रोटरडम, नीदरलैंड। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना। स्टॉकहोम सम्मेलन की स्थापना 2001 में किया गया था। सदस्य देश देखे तो 152 हो गया। मुख्यालय देखे तो स्वीडन हो गया, स्टॉकहोम। यह उद्देश्य अनवरत जैव प्रदूषकों को प्रयोग को समाप्त करने अथवा प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं विविध देखते हैं। विविध हो गया तो इसमें पग मार्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पग मार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत के पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत की तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश में प्रथम माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो सिएरा लियोन। किस पर्यावरणीय कार्यक्रम को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को। चिपको आंदोलन से संबंध। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है। पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। पेरियार गेम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय
गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो वर्ष 1982। विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसको? तो स्वामीनाथन को। कृषि वैज्ञानिक के क्षेत्र एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए तो इस साइड का देख लेते हैं आप। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन से है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, उत्तर प्रदेश में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। नेक्स्ट है, कौन से जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभांकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। नेक्स्ट, आंदोलन से संबंधित व्यक्ति देखें तो इसमें हो जाएगा चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर, बाबा आमटे। मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन से संत जम्भोजी, अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, वर्ष 1992 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन है शीर्ष पे? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। मार्च 2024 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक 3907 है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 12,852 था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में दिया गया प्रथम प्रयास। हेलेंसिकी सम्मेलन हुआ था 1974 में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु। लंदन सम्मेलन 1975 समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध हेतु। यूरोपीय वन्य जीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में प्रजाति संरक्षण निर्णय में। वियना सम्मेलन हुआ था 1985 ओजोन स्तर का संरक्षण। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987
ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन देखें तो 1992 पर्यावरण विकास के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 की स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना। नैरोबी घोषणा पत्र 1997, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रभावी क्रियान्वयन। क्वाटो सम्मेलन पृथ्वी +5 सम्मेलन 1997, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल 1997। जोहान्सबर्ग देखें तो जोहान्सबर्ग में रियो +10 सम्मेलन, पृथ्वी +10 सम्मेलन 2002, सतत विकास पर विशेष बल एक विश्व एकजुटता कोष की स्थापना सहमति। ठीक है, उसके बाद देखें तो उसके बाद ये रहा मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005, इसमें विकसित देशों और 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। कोपेनहेगन सम्मेलन कब किया गया था? कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में। पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना। कानकुन सम्मेलन 2010 में किया गया था। हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय। डरबन सम्मेलन COP17, तो डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। COP18 2012, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास। रियो +20 सम्मेलन, पृथ्वी 20 सम्मेलन, इसमें हो जाएगा 2012, इसमें हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया और हरित व्यवस्था पर बल। वार्सा सम्मेलन 2013, COP19, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का सहमति। COP20 2014, फिर उसके बाद पेरिस 2021 2015, COP21 2015, COP23 2017, COP25 2019, COP26 2021, फिर COP27 देखें तो 2022। उसके बाद दुबई सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात 2023, बाकू सम्मेलन अजरबैजान COP29 2024, बेलम ब्राज़ील COP30 2025, पेरिस समझौते के लक्ष्य 1.5 डिग्री लक्ष्य हासिल करने के लिए चर्चा एवं ग्लोबल मुत्तिराओ प्लेटफॉर्म की शुरुआत। तुर्की अंटालिया वर्ष 2026 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP31 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ।